आज हम पढ़ने जा रहे हैं पैथोलॉजी का पहला चैप्टर सेल इंजरी। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेल इंजरी क्या होता है? हाइपोक्सिया। और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोक्सिया क्या होता है? क्योंकि हमारा ब्लड सप्लाई जब लॉस हो जाता है तो हमारा लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई लॉस्ट। फिर सेल मोस्ट सेंसिटिव टू हाइपोक्सिया क्या होता है? सीएनएस, और नहीं तो ब्रेन हम बोल सकते हैं, उसे हम न्यूरॉन्स भी बोल सकते हैं। फिर सेल मोस्ट रेजिस्टेंस टू हाइपोक्सिया, अगर हम किसी चीज़ का सेंसिटिव देखते हैं तो उसके साथ हमें रेजिस्टेंट के बारे में भी सोचना है। तो क्या होता है? फाइब्रोब्लास्ट। फिर हम पढ़ने जा रहे हैं सेल इंजरी। अगर एक नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल था, उसे हाइपोक्सिया हुआ तो क्या होगा? हाइपोक्सिया हम पढ़े थे फर्स्ट ईयर में। हाइपोक्सिया क्या होता है? डिक्रीज इन ऑक्सीजन इन टिश्यूज। तो हाइपोक्सिया होगा तो क्या होगा? सेल इंजरी हुआ। सेल इंजरी होने से क्या होगा? फिर वो एडेप्टेशन करना चाहेगा। अगर एडेप्टेशन फेल्स हो गया तो रिवर्सिबल सेल इंजरी होगा। अगर इंजरी कंटिन्यूस रहा, अगर इंजरी ख़त्म ही नहीं होगा तो क्या वो कन्वर्ट हो जाएगा इरिवर्सिबल सेल इंजरी में? इरिवर्सिबल सेल इंजरी। अगर वो कंटिन्यू रहा तो क्या होगा? हमारा सेल का डेथ हो जाएगा। तो अभी हम तीनों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं: एडेप्टेशन, रिवर्सिबल सेल इंजरी, इरिवर्सिबल सेल इंजरी एंड सेल डेथ। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, अभी हम ये तीनों पढ़ने जा रहे हैं। तो आज पढ़ते हैं अभी रिवर्सिबल सेल इंजरी। रिवर्सिबल सेल इंजरी, हमारा एक सेल था, नॉर्मल सेल था, और ये हमारा मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेल इंजरी होता है। हाइपोक्सिया हुआ। हाइपोक्सिया अगर होता है तो क्या होगा? सेल का इंजरी हुआ। सेल का इंजरी होने से माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन हम पढ़े थे पहले से ही। माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन होगा तो क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पॉन्सिबल है एटीपी सिंथेसिस में। अगर माइटोकॉन्ड्रियल का डिसफंक्शन हो गया तो क्या होगा? डिक्रीज इन एटीपी होगा। अगर एटीपी डिक्रीज हो गया तो हमें 3 चीज़ें दिखाई जाएगी। अगर एटीपी डिक्रीज हो गया तो सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप फेलोर हो जाएगा, फेलोर ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप। तो उसके होने से सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में हम पहले से ही पढ़ के आ रहे हैं। सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप वो क्या होता है? वो हम पढ़े थे पहले, नोकिया। नोकिया मतलब 3 सोडियम आउट 2 पोटेशियम नोकिया इन। हम ये पहले से होगा, उसका फेलर हो जाता है तो क्या होगा? उसका उल्टा हमें दिखाई देगा, मतलब उसका इन हो जाएगा और इन का आउट हो जाएगा। तो फेलर सोडियम पोटेशियम, उसके वजह से हमें क्या होगा? सेलुलर स्वेलिंग दिखाई देगी। फिर एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम स्वेलिंग होगा। लॉस ऑफ माइक्रोविलाई हो जाएगा, लॉस ऑफ माइक्रोविलाई। साइटोप्लाज्मिक में ब्लेब्स हमें दिखाई देंगे। फिर माइलिन फिगर्स, ये माइलिन फिगर्स क्या होता है हम अभी पढ़ेंगे। हो गया। फिर और क्या हो सकता है? एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस होगा। अगर एटीपी में डिक्रीज हो जाएगा तो एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस दिखाई देगा। फिर और डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। अगर एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस होगा तो हम पढ़े थे तो लैक्टिक एसिड और पायरुविक एसिड फॉर्मेशन होगा। उसकी वजह से अगर एसिड फॉर्मेशन हो रहा है तो हमारा पीएच एसिडिक हो जाएगा, एसिडिक पीएच, जिसकी वजह से न्यूक्लियर
क्रोमेटिन कंडेंसेशन हमें दिखाई देगा, न्यूक्लियर क्रोमेटिन कंडेंसेशन। प्रोटीन सिंथेसिस डिक्रीज मतलब राइबोसोम का डिटैचमेंट हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, राइबोसोम डिटैचमेंट। फिर इसके वजह से प्रोटीन सिंथेसिस का डिक्रीज हो जाएगा। अगर राइबोसोम रेस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, अगर राइबोसोम का ही डिटैचमेंट हो गया या फिर वो कम गया तो कम हो गया तो क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस हमारा डिक्रीज हो जाएगा। हमारा बॉडी का क्या रूल है, मतलब एक चीज़ घटता है तो उससे और एक चीज़ को बढ़ाने को कोशिश करता है। तो अगर प्रोटीन का सिंथेसिस अगर डिक्रीज हो गया तो फैट का सिंथेसिस इंक्रीज हो जाएगा। इस ऐसे ही हमारा मैनेज करता है हमारा बॉडी। तो फिर हम माइलिन फिगर्स पढ़ने जा रहे हैं। माइलिन फिगर्स हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये कंसेंट्रिक लैमेलेशन और के तरह दिख रहा है, और उसे हम ओनियन पील अपीयरेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि ओनियन पील के जैसे वो राउंड राउंड होके जैसे होता है वो वैसी उसी तरह दिख रहा है, तो इसे हम ओनियन पील अपीयरेंस और कंसेंट्रिक लैमेलेशन भी बोलते हैं। तो और उसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, फॉस्फोलिपिड और कैल्शियम होता है। लेकिन अगर हम किसी एक को बोलें तो फॉस्फोलिपिड ज़्यादा होता है कैल्शियम से हमारा फॉस्फोलिपिड ज़्यादा होता है। और वो किस सेल इंजरी में दिखता है, तो ओबियसली हम बोल सकते हैं कि रिवर्सिबल पढ़ रहे हैं तो रिवर्सिबल में दिखेगा। तो रिवर्सिबल सेल इंजरी के साथ साथ वो इरिवर्सिबल सेल इंजरी में भी दिखता है। इरिवर्सिबल सेल इंजरी, रिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या होता है, माइलिन फिगर्स का स्टार्ट होता है, लेकिन इरिवर्सिबल सेल इंजरी में हमारा उसका नंबर का इंक्रीमेंट होता है, नंबर इंक्रीजेस। तो फिर हम पढ़ लिए माइलिन फिगर्स। अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेल इंजरी। सेल इंजरी हमारा कितने प्रकार का होता है। अभी तो हम बोल सकते हैं कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेल इंजरी, दोनों टाइप का सेल इंजरी होता है। तो हम रिवर्सिबल के बारे में तो पढ़ लिया, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं इरिवर्सिबल सेल इंजरी के बारे में। इरिवर्सिबल सेल इंजरी, इरिवर्सिबल सेल इंजरी हमारा उसे हम दो तरह से बोल सकते हैं। सिवियर हम एम मतलब एक माइटो मेम्ब्रेन डैमेज होता है, और एक एम का मतलब होता है माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज। सिवियर मेम्ब्रेन डैमेज और सिवियर माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज। सिवियर मेम्ब्रेन डैमेज और एक क्या होता है, सिवियर माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज। सिवियर माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज में क्या होगा, कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है। अगर कैल्शियम का इन्फ्लक्स हो गया तो वो क्या करेगा, एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा। तो एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स जैसे कि न्यूक्लियस, प्रोटीएज और क्या, फॉस्फोलाइपेज क्या करेगा, हम पढ़े अभी। फॉस्फोलाइपेज सेल मेम्ब्रेन में हमारा ज़्यादातर क्या होता है, फॉस्फोलिपिड होता है, तो वो डैमेज कर देगा सेल मेम्ब्रेन को। फॉस्फोलाइपेज जाकर फॉस्फोलिपिड को डैमेज कर देगा। प्रोटीएज और उसका एक्टिवेशन हो गया तो वो डैमेज कर देंगे ना फॉस्फोलाइपेज सेल मेम्ब्रेन को, प्रोटीन्स को, और न्यूक्लियस को जाकर डैमेज कर देंगे। फिर हम पढ़ेंगे सिवियर माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज। वो अमरफस फ्लोकुलस डेंसिटीज होता है, अमरफस फ्लोकुलस डेंसिटी, और उसमें हम माइटोकॉन्ड्रिया में हम कैल्शियम दिखाई देंगे, कैल्शियम इन माइटोकॉन्ड्रिया, और वो इरिवर्सिबल सेल इंजरी, वो हमें इरिवर्सिबल सेल इंजरी में दिखाई देता है, इरिवर्सिबल सेल इंजरी। ठीक है, वो हो गया। फिर हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर चेंजेस इन द सेल इंजरी। न्यूक्लियर चेंजेस इन द सेल इंजरी, वो हम ऐसे याद रख सकते हैं, PKK। हमारा एक नॉर्मल सेल था,
हम पता है न्यूक्लियर नॉर्मल सेल का अगर हाइपोक्सिया हुआ तो क्या होता है, सेल इंजरी। सेल इंजरी हुआ तो वो क्या हो गया, पिक्नोसिस में कन्वर्ट हो जाएगा, पिक्नोसिस। फिर के में पी में पिक्नोसिस, के में कार्योरेक्सिस एंड पी के में कार्योलाइसिस, कार्योरेक्सिस, रेक्सिस हुआ। फिर हमारा कार्योलाइसिस होगा। पीके के पिक्नोसिस, पिक्नोसिस, पिक्नोसिस मतलब स्मॉल एंड डार्क न्यूक्लियर क्रोमेटिन क्लम्पिंग हमें दिखाई देगा, न्यूक्लियर क्रोमेटिन क्लम्पिंग। फिर पिक्नोसिस में के बाद क्या हो जाएगा, कार्योरेक्सिस, कार्योरेक्सिस। कार्यो मतलब हम क्या है पता है, न्यूक्लियस। रेक्सिस मतलब फ्रैगमेंटेशन, तो फ्रैगमेंटेशन ऑफ न्यूक्लियस। कार्योरेक्सिस मतलब फ्रैगमेंटेशन ऑफ न्यूक्लियस। फिर वो कार्योलाइसिस में कन्वर्ट हो जाएगा। कार्योलाइसिस मतलब डिसोल्यूशन, पहले फ्रैगमेंट हो गया फिर उसका न्यूक्लियस का डिसोल्यूशन हो गया, डिसोल्यूशन ऑफ न्यूक्लियस हो गया। तो हम अभी पढ़ लें न्यूक्लियर चेंजेस इन द सेल इंजरी। फिर हम पढ़ेंगे सेल डेथ के बारे में। हमारा सेल डेथ कितने प्रकार का होता है, हम पहले बोली थी ना, पहले हम एडेप्टेशन पर, जो एडेप्टेशन था हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी हम रिवर्सिबल सेल इंजरी, रिवर्सिबल सेल इंजरी, सेल डेथ। रिवर्सिबल तो हम पढ़ लिए रिवर्सिबल के बारे में अभी, उसके बाद हम पढ़े रिवर्सिबल सेल इंजरी में, जैसे कि MNM था, और उसके बाद सेल डेथ। सेल डेथ हम पढ़ेंगे अभी सेल डेथ के बारे में। सेल डेथ हमारे कितने प्रकार का होता है, सेल डेथ, सेल डेथ जैसे कि नेक्रोसिस, सेल डेथ, नेक्रोसिस, अपोप्टोसिस, और इसे मिला के नेक्रोप्टोसिस, फिर पायरोप्टोसिस। ये तो नया नाम से ही पता चल जाता होगा, क्योंकि पायरो मतलब फीवर होता है, सिस मतलब सेल डेथ होता है, तो पायरोप्टोसिस। फिर फेरोप्टोसिस, फेरोप्टोसिस और एनोइकेस। ये हम सेल डेथ, इतने सारे सेल डेथ हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे नेक्रोसिस के बारे में। नेक्रोसिस, नेक्रोसिस क्या होता है, वो पैथोलॉजिकल सेल डेथ है, पैथोलॉजिकल सेल डेथ है, और वो एसोसिएटेड है इन्फ्लेमेशन के साथ, एसोसिएटेड विथ इन्फ्लेमेशन। और इसमें ATP यूजेस, नो ATP यूजेस, ATP का यूज़ नहीं होता है। अगर हम उसे माइक्रोस्कोप में देखेंगे, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वो हमें पिंक कलर का दिखाई देगा। पिंक मतलब इसिनोफिलिक अमरफस दिखाई देगा, अमरफस, और इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट होता है इसमें। ओके, फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस, कितने प्रकार के नेक्रोसिस होते हैं, टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस। पहले हम पढ़ेंगे कोआगुलेटिव नेक्रोसिस, फिर लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस, कैशियस नेक्रोसिस, फैट फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस, फैट नेक्रोसिस, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस, ये इतने सारे हमारे इंपॉर्टेंट है। और भी है गैंग्रीन, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, गैंग्रीन और जेंकर्स डीजेनरेशन, ठीक है, जेंकर्स डीजेनरेशन। हम पढ़ेंगे कोआगुलेटिव नेक्रोसिस के बारे में। अभी हम पढ़ेंगे कोआगुलेटिव नेक्रोसिस, ठीक है। कोआगुलेटिव नेक्रोसिस वो हमारा मोस्ट कॉमन होता है, और उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। फिर हमारे कौन से ऑर्गन्स में दिखाई देता है, ऑर्गन्स अफेक्टेड, सॉलिड और मोस्टली सॉलिड ऑर्गन्स ही होता है, हम बोल सकते हैं सॉलिड ऑर्गन्स, जैसे कि हार्ट, किडनी, लीवर, हार्ट, किडनी, लीवर। हार्ट में वो मोस्ट कॉमनली दिखाई देता है, हार्ट,
किडनी लिवर। फिर उसका हम पढ़ेंगे ग्रॉस अपीयरेंस। ग्रॉस अपीयरेंस में वो हमें वेज शेप के तरह दिखता है, वो उसे हम बोल सकते हैं इनफैक्ट। और उसका टिश्यू आर्किटेक्चर वो प्रिजर्व रहता है, टिश्यू आर्किटेक्चर प्रिजर्व्ड। फिर हम पढ़ेंगे माइक्रोस्कोप में वो कैसे दिखाई देता है। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन वो टॉमस्टोन अपीयरेंस की तरह दिखता है। घोस्ट सेल्स, टॉमस्टोन अपीयरेंस, घोस्ट सेल्स। घोस्ट सेल्स मतलब उसका आउटलाइंस प्लस डिटेल्स लास्ट। फिर हम पढ़ेंगे लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस के बारे में। ये सारे डायग्राम्स मैं नेक्स्ट लेक्चर में दिखा दूँगी। लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस, लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस इसे हम ऑल्सो नोन एज लिक्वे, उसे हम कॉलिक्वेटिव नेक्रोसिस भी बोलते हैं। कॉलिक्वेटिव नेक्रोसिस उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम बोल सकते हैं। उसका हम ऑर्गन्स अफेक्टेड अगर देखेंगे तो वो भी मोस्टली सॉलिड ऑर्गन्स ही होता है, लेकिन उसमें सारे आते हैं। लेकिन इसमें ब्रेन और एक्सेप्ट ब्रेन एंड पैनक्रियास, ब्रेन एंड पैनक्रियास वो लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस में आते हैं ड्यू टू हाई हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, हाइड्रोलाइटिक एंजाइमेटिक कंटेंट। फिर उसका टिश्यू आर्किटेक्चर हम देखे थे ना, उसका टिश्यू आर्किटेक्चर प्रिजर्व रहता है, लेकिन इसका टिश्यू आर्किटेक्चर लॉस और एक्सेस पॉज में प्रेजेंट होता है। फिर हम पढ़ेंगे कैसियस नेक्रोसिस के बारे में। कैसियस नेक्रोसिस, कैसियस नेक्रोसिस वो हमारा कोआगुलेटिव नेक्रोसिस और लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस में भी दिखाई देता है। लेकिन अगर हमारा क्वेश्चन आए तो ज़्यादातर किस में दिखता है, तो वो कोआगुलेटिव नेक्रोसिस में ज़्यादातर दिखता है। फिर उसका जैसे हम ऐसे याद रख सकते हैं सी, उसमें कोआगुलेटिव नेक्रोसिस और लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस में भी दिखाई देता है। और वो कैसी मतलब चीजी लाइक अपीयरेंस उसका होता है, चीजी लाइक अपीयरेंस ड्यू टू हाई लिपिड कंटेंट इन सेल वॉल। ज़्यादातर लिपिड कंटेंट सेल वॉल में होने के कारण वो चीज़ी लाइक अपीयरेंस दिखता है। उसका एग्जाम्पल वो हमें क्या कहाँ पे और सीन इन कहाँ पे दिखता है, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, फंगल इन्फेक्शन जैसे कि हिस्टोप्लाज्मोसिस और कॉक्सीडियोआइडोमाइसिस और सिफिलिस। ठीक है, ये हो गया हमारा कैसियस नेक्रोसिस के बारे में। अभी हम क्या पढ़ेंगे, नेक्रोसिस कितने प्रकार के होते थे, कोआगुलेटिव, लिक्विफैक्टिव, कैसियस। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे फैट नेक्रोसिस के बारे में। फैट नेक्रोसिस क्या होता है, फिर जैसे वो हमें फैटी ऑर्गन्स में दिखाई देता है, सीन इन फैटी ऑर्गन्स जैसे कि ब्रेस्ट, ओमेंटम। ब्रेस्ट में अगर ट्रॉमा हुआ तो फैट का ब्रेकडाउन हो जाएगा। अगर ओमेंटम में एक्यूट पैनक्रेटाइटिस हुआ तो भी हमें फैट का ब्रेकडाउन हो जाएगा। फैट का ब्रेकडाउन होने से क्या होगा, फैटी एसिड्स का फॉर्मेशन होगा और कैल्शियम के कारण वो क्या दिखाई देगा, चॉकीफाइड अपीयरेंस, चॉकीफाइड अपीयरेंस। फिर हम पढ़ेंगे एक्यूट पैनक्रेटाइटिस।
हमें विद इन पैनक्रियास भी दिखाई देता है और पेरी पैनक्रियाटिक मतलब पैनक्रियास के बाहर में भी दिखाई देता है। विद इन पैनक्रियास पेरी पैनक्रियाटिक फैट, पेरी पैनक्रियाटिक फैट। विद इन पैनक्रियास में हमें लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस दिखाई देगा, लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस। पेरी पैनक्रियास हमारा ऐसा पैनक्रियास ऐसे होता है, वो हमारा पैनक्रियास में फैट प्रेजेंट नहीं होता है इसलिए हम लिक्विफैक्टिव दिखाई देता है। लेकिन पैनक्रियास के साइड में क्या होता है, चारों तरफ मोमेंटम होता है, तो इसीलिए हमें यहाँ पे फैट नेक्रोसिस दिखाई देता है। फिर हम पढ़ेंगे फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस के बारे में। अभी हम पढ़ेंगे फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस, ठीक है। फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस ड्यू टू एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के कारण दिखाई देता है, ड्यू टू एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। फिर वो हमें किस चीज़ में दिखता है, वैसे हम ऐसे याद रख सकते हैं। निमोनिक मतलब उसका एग्जांपल में सारे 3 लेटर्स में क्या आते हैं, जैसे कि PAN SLE RHDHTN। पैन का फुल फॉर्म जैसे कि पॉली आर्टेराइटिस नोडुसा, SLE और ये रूमेटॉइड हार्ट डिजीज। और HTN मतलब हाइपरटेंशन मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में दिखता है, ठीक है। हो गया। अभी हम पढ़ेंगे गैंग्रीन। हमारा फिब्रिनॉइड हो गया, फिर हम पढ़ेंगे गैंग्रीन। वो ब्लैक टिश्यू, फॉल स्मेलिंग ब्लैक टिश्यू, फॉल स्मेलिंग ब्लैक टिश्यू। फिर वो हमारे 2 तरह के होते हैं, ड्राई गैंग्रीन। फॉल स्मेलिंग क्यों होता है, ड्यू टू डिक्रीज इन ब्लड सप्लाई, ड्राई गैंग्रीन और वेट गैंग्रीन। ड्राई गैंग्रीन में हमें कोआगुलेटिव नेक्रोसिस, हम पढ़ेंगे नेक्रोसिस, उसका कॉज और लाइन ऑफ डिमार्केशन, लाइन ऑफ डिमार्केशन। कोआगुलेटिव नेक्रोसिस में दिखता है, वेट गैंग्रीन हमें लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस में दिखता है। फिर उसका कॉज क्या होता है, ब्लड सप्लाई डिफेक्ट, इसी में भी ब्लड सप्लाई डिफेक्ट होता है, ब्लड सप्लाई डिफेक्ट प्लस उसमें इन्फेक्शन भी प्रेजेंट होता है। और लाइन ऑफ डिमार्केशन इसमें प्रेजेंट होता है लेकिन इसमें एब्सेंट होता है। ये हो गया हमारा गैंग्रीन के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे जेंकस डिजेनरेशन। जेंकस डिजेनरेशन वो एक टाइप होता है कोआगुलेटिव नेक्रोसिस का, वैसे हम बोल सकते हैं टाइप ऑफ कोआगुलेटिव नेक्रोसिस। इसे हम स्केलेटल मसल नेक्रोसिस भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज स्केलेटल मसल नेक्रोसिस। सीन इन टाइफाइड और एंटेरिक फीवर में दिखता है, टाइफाइड, और टाइफाइड को हम क्या बोलते हैं, एंटेरिक फीवर भी बोलते हैं। और वो सीन इन स्केलेटल मसल नेक्रोसिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि मसल जैसे कि डायफ्रैग्मेटिक मसल और रेक्टस एब्डोमिनिस, डायफ्रैग्मेटिक मसल एंड रेक्टस एब्डोमिनिस में दिखता है, रेक्टस एब्डोमिनिस। तो ये हो गया हमारा नेक्रोसिस के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेल डेथ का, एक हो गया नेक्रोसिस, उस नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अपोप्टोसिस के बारे में। थैंक यू।